नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी के 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब एग्जाम में इतना समय नहीं बचा है कि टाइम वेस्ट किया जाए। आज हम सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर ना करते हुए सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके बारे में है? बच्चों की जैविक वृद्धि के बारे में, बच्चों की मानसिक और सामाजिक वृद्धि के बारे में, केवल बौद्धिक विकास के बारे में, केवल नैतिक विकास के बारे में। केवल शब्द नकारात्मक है, हम ये आपको बहुत बार बता चुके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बच्चों की मानसिक और सामाजिक वृद्धि। प्रश्न नंबर 2 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? पहला 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 चरण होते हैं। संवेदी, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक। प्रश्न नंबर 3 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे जेडपीडी कहते हैं की संकल्पना किसने दी? जीन पियाजे ने, स्किनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने या कोहलबर्ग ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की ने दी थी जेडपीडी की संकल्पना। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? रटकर याद करना, रटकर याद दोनों ही नकारात्मक, व्याख्यान शब्द भी नकारात्मक, अनुभव आधारित शिक्षण, सजा देना बच्चों को, ये भी नकारात्मक। सी इसका सही जवाब है, अनुभव आधारित शिक्षण। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपने परिवेश में सीखते हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, समाज आर्थिक सिद्धांत, निर्माणवाद का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, व्यवहारवाद का सिद्धांत कहता है। प्रश्न नंबर 6 है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताता है? पहला ऑप्शन, सभी सीखने का आधार पुनरावृत्ति है, सीखने में रुचि का कोई महत्व नहीं, सकारात्मक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं, केवल बुद्धिमान बच्चे ही सीख सकते हैं। केवल नकारात्मक शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सकारात्मक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में या 6 स्तरों में? इनका सिद्धांत विभाजित है 3 स्तरों में। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी विशेषता बालक केंद्रित शिक्षा की है? अनुशासन नकारात्मक शब्द, शिक्षकों का आधिपत्य नकारात्मक, बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, कठोर मूल्यांकन प्रणाली, कठोर शब्द भी नकारात्मक। सी इसका सही जवाब है, बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 9 है, अधिगम अक्षमता होगा यहाँ। अधिगम अक्षमता से प्रभावित बालकों को क्या कहा जाता है? मंदबुद्धि बालक, विशेष आवश्यकता वाला बालक, सामान्य बालक या आलसी बालक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता बालक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या ब्रूनर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, स्किनर के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम कठिनाइयाँ मुख्य रूप से किससे संबंधित होती हैं? पहला, मानसिक विकलांगता से, संवेगात्मक विकार से, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बाधा से, अनुशासन की कमी से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बाधा से संबंधित होती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई अधिगम कठिनाई है? पहला, गणितीय गणना से, दूसरा लिखने की समस्या से, तीसरा पढ़ने में कठिनाई से, चौथा भाषा में कठिनाई से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पढ़ने में कठिनाई से। हमने आपको अनगिनत बार बताया है। लक्स साबुन से आप इसे याद रख सकते हैं। लक्स साबुन पर लिखा रहता है LUX, जो देखने में लुक्स जैसा लगता है,
लेकिन हम इसे पढ़ते लक्ष्य हैं। पढ़ने में प्रॉब्लम, लेक्सिया से याद रख लीजिए लक्ष्य साबुन, यानी पढ़ने में कठिनाई। प्रश्न नंबर 13 है, यदि कोई बच्चा अंक समझने और गणितीय गणनाएं करने में कठिनाई महसूस करता है तो इसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, हाइपर एक्टिविटी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। कैलकुलिया से कैलकुलेटर याद रख लीजिए, और कैलकुलेटर काम करता है गणित की गणना करने में, और कैलकुलेटर से कैलकुलिया और गणित संबंधी समस्या के लिए डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी हमने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 14 है, डिसग्राफिया का तात्पर्य है पढ़ने में कठिनाई, गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई या भाषा समझने में कठिनाई। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, लिखने में कठिनाई। डिसग्राफिया से ग्राफ पेपर को याद रख लीजिए। ग्राफ में बहुत सारी लाइनें होती हैं और लाइन आती हैं लिखने के अंदर, और लिखने संबंधी कठिनाई डिसग्राफिया। प्रश्न नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? पहला, रटकर, ये नकारात्मक हो गया। व्याख्यान शब्द नकारात्मक हो गया। दंडात्मक भी नकारात्मक हो गया। सी इसका सही जवाब है, गतिविधि आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों में देखा जा सकता है? पहला, आत्मविश्वास में कमी। दूसरा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तीसरा, लेखन और पठन में परेशानी। चौथा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, आत्मविश्वास में कमी होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, और लेखन और पठन में भी बच्चों को परेशानी होती है। प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा से निकाल देना नकारात्मक, उनकी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, उन्हें अधिक होमवर्क देना, उन्हें अनदेखा करना भी नकारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, उनकी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। उनके हिसाब से हमें अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार ध्यान संबंधी समस्याओं से जुड़ा है? पहला, डिसलेक्सिया, ADHD, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। इन तीनों के बारे में आप बता चुके हैं पहले। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ADHD है, ध्यान संबंधी समस्या से। प्रश्न नंबर 19 है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण तकनीकी कौन सी होगी? मल्टी सेंसरी विधि, केवल शब्द आ गया नकारात्मक हो गया, समूह चर्चा, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता। ए इसका सही जवाब है, मल्टी सेंसरी विधि। प्रश्न नंबर 20 है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर, पर्यावरण पर, शिक्षा पर, उपरोक्त सभी पर। उपरोक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 21 है, बाल्यावस्था को किसका स्वर्णयुग कहा जाता है? सामाजिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, या नैतिक विकास का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिक विकास का। प्रश्न नंबर 22 है, विकास की कौन सी विशेषता सही नहीं है? पहला, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में आपको केवल शब्द दिखाई दे रहा है, और केवल शब्द नकारात्मक होता है, और प्रश्न भी नकारात्मक है, तो 20 का सही जवाब है। बाकी के दो ऑप्शन पढ़कर आप अपना समय वेस्ट मत करना एग्जाम में। प्रश्न नंबर 23 है, मानसिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आनुवंशिकता का, शिक्षा का, समाज का, या परिवार का? आनुवंशिकता का सबसे गहरा प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 24 है, अगर आपको मैराथन के नाम पर समय बर्बाद नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत जल्द सुपर फास्ट प्रैक्टिस लाते रहेंगे। आपको कोई भी मैराथन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जितनी देर में मैराथन देखोगे उतनी देर में हम 1000 से 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रभावी अवस्था कौन सी होती है?
स्वतंत्र समस्या का समाधान, नज़दीकी विकास क्षेत्र, सामाजिक संयोग या व्यक्तिगत प्रयास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सामाजिक संयोग। लेव वाइगोत्स्की से दो शब्द जुड़े हुए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 25 है, स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने। स्कीमा शब्द है जीन पियाजे से जुड़ा हुआ। लेव वाइगोत्स्की से हमने आपको बता दिया सामाजिक। आंतरिक वाचन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, लेव वाइगोत्स्की ने। प्रश्न नंबर 27 है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? 2, 3, 4, 5। थॉर्नडाइक ने बताए हैं 3 नियम। प्रश्न नंबर 28 है, अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, कौशल विकसित करना, सभी इसका सही जवाब है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा शब्द नकारात्मक होता है। नैतिक शिक्षा देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, केवल शब्द नकारात्मक। सी इसका सही जवाब है, छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 30 है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल नकारात्मक शब्द, छात्रों को अधिक गृह कार्य देना, सहभागितापूर्ण शिक्षण अपनाना, केवल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सहभागितापूर्ण शिक्षण अपनाना। प्रश्न नंबर 31 है, प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? पुरस्कार और सजा, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा है शिक्षक की प्रशंसा, चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। यहाँ शब्द दे रखा है सजा। सजा इसलिए प्रेरणा के अंदर आती है कि बच्चा अगर सजा से बचने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वहाँ सजा प्रेरणा का काम करती है, लेकिन सजा हमेशा नकारात्मक प्रेरणा का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 32 है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, ब्रूनर ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्किनर ने व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 33 है, अधिगम में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? नया सीखने में सहायता करना, अधिगम को बाधित करना, कोई प्रभाव नहीं डालना, केवल आ गया शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, नया सीखने में सहायता करना। प्रश्न नंबर 34 है, एक प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या होनी चाहिए? पहला, वह छात्रों को डराकर नकारात्मक, केवल शब्द नकारात्मक, छात्रों की आवश्यकताओं को समझे और सीखने का अनुकूल वातावरण बनाए, केवल शब्द नकारात्मक। यहाँ 3 ऑप्शन नकारात्मक दे रखे हैं, एक ऑप्शन है जो सकारात्मक है। प्रश्न नंबर 35 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की आयु और रुचि का, सामाजिक आवश्यकताओं का, राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों का, उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 36 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल शब्द नकारात्मक, छात्रों की त्रुटियां निकालना, सीखने में सुधार करना, सजा देना भी नकारात्मक। सी इसका सही जवाब है, सीखने में सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 37 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल शब्द नकारात्मक, छात्रों की सतत प्रगति की समीक्षा करना, छात्रों को कठिन बनाना, कठिन शब्द नकारात्मक, केवल शब्द नकारात्मक। बी इसका सही जवाब हो गया, छात्रों की सतत प्रगति की समीक्षा करना। प्रश्न नंबर 38 है, बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है? स्कूल, समाज, परिवार, खेल का मैदान। सी इसका सही जवाब है, परिवार बालकों का प्रथम विद्यालय होता है। प्रश्न नंबर 39 है, नाटक भूमिका निर्वाह विधि किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? अनुकरणीय शिक्षण से, क्रियात्मक शिक्षण से, गणितीय शिक्षण से, व्याख्यान शब्द भी नकारात्मक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, क्रियात्मक शिक्षण से।
प्रश्न नंबर 40 है, अधिगम को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, केवल, कठोर, केवल। ए इसका सही जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 41 है, समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? केवल ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। दिव्यांग छात्रों को अलग से पढ़ाना, सभी छात्रों को समान अवसर देना, कमजोर छात्रों को अलग करना। अगर हम छात्रों को अलग करते हैं तो ये भी नकारात्मक की श्रेणी में आता है। हमें कभी भी छात्रों का विभाजन नहीं करना है। सी इसका सही जवाब है। सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 42 है, बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, गार्डनर का, स्किनर का, ब्रूनर का। बी इसका सही जवाब है। जिसके पास बहुत सारी बुद्धि होगी वो गॉड होगा। प्रश्न नंबर 43 है, किस शिक्षण विधि में बच्चों को प्रयोग करने का अवसर मिलता है? व्याख्यान विधि नकारात्मक विधि होती है, अनुकरण विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रयोगात्मक विधि में बच्चों को प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? अनुकरण और क्रियात्मक शिक्षण, केवल शब्द आ गया, अनुशासन, केवल। 3 ऑप्शन नकारात्मक हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सीखने में भाषा का क्या महत्व है? केवल शब्द नकारात्मक, केवल शब्द नकारात्मक। बी इसका सही जवाब होगा। संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में सहायक। प्रश्न नंबर अगला है, खेल आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, यह बच्चों में रुचि बनाए रखता है। केवल शब्द, केवल शब्द, बाधा शब्द भी नकारात्मक। 3 ऑप्शन इसमें भी नकारात्मक हैं। ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 47 है, बच्चों को सृजनात्मक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें नए विचारों को व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, केवल, केवल शब्द, अधिक गृह कार्य देना चाहिए। ए इसका सही जवाब है। उन्हें नए विचारों को व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। अवसर शब्द सकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 48 है, विकास का सिद्धांत क्या दर्शाता है? यह क्रमशः और व्यवस्थित रूप से होता है, यह अनियमित होता है, यह सभी बच्चों में समान होता है, यह केवल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। यह क्रमशः और व्यवस्थित रूप से होता है। प्रश्न नंबर 49 है, बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, वयस्कावस्था या वृद्धावस्था? बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल होता है शैशव अवस्था। प्रश्न नंबर 50 है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? भाषा विकास पर, खोज आधारित अधिगम पर, सामाजिक प्रभाव पर, अनुकरण शिक्षण पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, खोज आधारित अधिगम पर। प्रश्न नंबर अगला है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। लेव वाइगोत्स्की ने दी थी इसके फोल्डिंग की अवधारणा। इन्होंने ही दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला है, बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या होता है? रटकर नकारात्मक शब्द, समस्या समाधान करने की योग्यता, अनुकरण करने की क्षमता, स्मरण शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समस्या समाधान करने की योग्यता बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम संकेत माना जाता है। अगला है, कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर आधारित है? पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का प्रचलन अनुबंधन, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर आधारित है। अगला है, कक्षा में एक शिक्षक को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल शब्द नकारात्मक, बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, रटना, केवल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? शारीरिक विकास की पूर्णता, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता, केवल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। अगला है, बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व होता है? पहला, यह समय की बर्बादी है, यह केवल, यह संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होता है, यह केवल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यह संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। जब भी आपको प्रश्न सकारात्मक पूछा है और जब आपको ऑप्शन पता चल गया कि नकारात्मक है, तो पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका एग्जाम में समय बचेगा और समय का ही एग्जाम में विशेष महत्व होता है। प्रश्न नंबर लास्ट है, संवेदनशील अवधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जीन पियाजे ने, मोरिया मॉन्टेसरी ने, कोहलबर्ग ने, ब्रूनर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मारिया मॉन्टेसरी ने। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ऐसे ही सुपर फास्ट तरीके से अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।